बच्चों, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। आप जानते हैं कि सेल हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जिस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उसके छोटी छोटी ईंटों से होता है, लेकिन बिल्डिंग तो नॉन लिविंग है क्योंकि उसकी ईंटें नॉन लिविंग है। लेकिन जितने जीवधारी हैं वो लिविंग है क्योंकि उसका जो इकाई है, यूनिट है, सेल है, वो लिविंग है। जितनी भी जैविक प्रक्रियाएँ जीवधारी के अंदर चलती हैं वो सब सेल के अंदर हो रही हैं। तो प्रश्न उठता है कि इतने सारे प्लांट, एनिमल, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल के बने हैं। तो सेल की खोज किसने की, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, काम कैसे करता है, ये सारी जानकारी को आज हम लोग इस चैप्टर में लेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बेटा। तो मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले नॉन लिविंग सेल का खोज किया था। कैसे नॉन लिविंग सेल? क्योंकि इन्होंने कार्क का टुकड़ा, लकड़ी का कार्क होता है सूखा हुआ, उसका स्लाइस काटा और माइक्रोस्कोप में देखा तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे चेम्बर दिखाई देते हैं। और चूँकि उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, सूखा हुआ है, तो सेल जैसे तालाब में पानी न हो तो कुछ नहीं दिखाई देगा, वैसे ही यहाँ पे सेल सूखा हुआ था तो उसको चेम्बर कहा गया। और इनको जो है इन्होंने सेल्यूलर चेम्बर नाम दिया, सेल नाम दिया। लेकिन इसके बाद में आप जानते हैं लिविंग सेल की खोज किसने की? लिविंग सेल की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीवेन हुक ने किया। इन्होंने 1674 में एंटोनी वान लीवेन हुक, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ हैं यह, इन्होंने 1674 में थोड़ा तालाब का पानी लिया, उसमें देखा माइक्रोस्कोप में कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, लिविंग हैं, अमीबा, पैरामीशियम जैसे। इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। इसके बाद में लिविंग सेल के अंदर में तमाम सारे सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में जानकारी हुई। और यहाँ पे हम लिविंग सेल हम खुद देख सकते हैं। जैसे ओनियन है, प्याज अब आप खाते हैं, प्याज का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसका पतली सी झिल्ली, थिन लेयर ले करके उसको सेफ्रानिन से कलर करके स्लाइड पे रख करके पहले उसमें ग्लिसरीन लेंगे, फिर स्लाइड पे, और इसके बाद ये ओनियन पील को रखेंगे तो आपको ये सेल और देखिए न्यूक्लियस, छोटी छोटी ईंट की तरह संरचना दिखाई दे रही है। ये सब सेल हैं प्याज के अंदर में, लिविंग सेल हैं, और इसको माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। और यह माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे स्लाइड को लगाएंगे और यहाँ पे इसका नोज पीस है और यहाँ पे इसका आई पीस है, और इसको एडजस्ट करके हम यहाँ से देख सकते हैं छोटे छोटे सेल को बड़े आसानी से। तो इस तरह से सेल को देखा जा सकता है, प्लांट का सेल, एनिमल का सेल हम देख सकते हैं। और इसके बाद एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने 1838-39 में इन्होंने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी में क्या किया इन्होंने ये कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? संरचनात्मक इकाई। जितने भी जीवधारी हैं सेल से मिल के बने हैं। और सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, माने सेल के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएँ चल रही हैं वो सब जीव के अंदर, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएँ चल रही हैं वो सब सेल के अंदर चलती हैं। तो प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका शरीर सेल का बना हुआ है। और सेल थ्योरी एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने दिया। इनकी थ्योरी क्या थी? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन इसके बाद रुडोल्फ विर्को ने 1855 में इन्होंने कहा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, माने प्रत्येक नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। आप देखते हैं एक छोटा सा सीड जमीन में डालें, उसका एम्ब्रियो का जो सेल है डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के फिर रेडिकल प्लूम्यूल बनेंगे, प्लूम्यूल से पूरा सेल डिवाइड करके सूट बना लेगा, तना, पत्ती, और रेडिकल से रूट बन जाएगा। तो जो उसमें सेल हैं वही डिवाइड करके नई सेल बनाती हैं। तो ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, कहीं हम लोगों को चोट लग गई तो वहाँ पे देखिए घाव कैसे भर जाता है, उसके अंदर जो सेल है वही डिवाइड करके सेल घाव को भर देती हैं। तो इस तरह से सेल थ्योरी दिया गया। और उसमें बाद में रुडोल्फ विर्को का जो ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, माने प्रत्येक नई सेल कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है, पहले वाली कोशिका विभाजन से बनती है, इसको भी उसमें जोड़ा गया। तो सेल किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक इकाई है, सेल किसी भी जीवधारी की रचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। और सेल है नेचर ऑफ डिवीजन, सेल में विभाजन की क्षमता होती है।
अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होती है, नालोरुस्का ने उसको डिजाइन किया। अब इसके बाद 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मार्केट में आया, इसके बाद धीरे धीरे तमाम सारी सेल ऑर्गेनीज को खोजा गया और देखा गया कि सेल के विभिन्न प्रकार हैं, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनीज भी हैं। तो काम के आधार पर, कार्य के आधार पर सेल अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रिच का एग है लार्जेस्ट एग एनिमल सेल है, और वैसे ही हमारी ये नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका, ये ट्रांसमिशन का काम करती है, ये हमारी संवेदनाओं को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। ये नर्व सेल है, ये नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है। और ऑस्ट्रिच का एग है वो लार्जेस्ट एनिमल सेल है। इसके बाद देख सकते हैं मसल सेल है, अनस्टेटेड मसल है। ऐसे ही यह जो है फैट इकट्ठा करने वाली एडिपोज सेल है। और इस तरह से यह जो है ब्लड सेल्स हैं, यह बोन सेल्स हैं, यह स्पर्म है, मेल गैमीट है, यह ओवम है। और यहाँ पे एक पैरामीशियम देख सकते हैं, यह पानी में पाया जाता है, यह यूनिसेलुलर एनिमल है। तो इस तरह से प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है, तमाम सारे सेल्स आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमें देखेंगे कि यह अमीबा, पैरामीशियम हमने देखा, अमीबा है, यूलिना है, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनी है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ साइटोप्लाज्म है। ये तमाम सारे हैं सिंगल सेल हैं, एक कोशिका के बने हैं, इसीलिए इनको सिंगल सेल कहा जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना में तो फोटोसिंथेसिस भी होता है और लाइट नहीं मिलेगी तो भोजन ग्रहण भी कर लेता है, तो ये मेजोट्रॉफिक है। तो इस तरह से अब इसके बाद मल्टी सेलुलर एनिमल क्या है, ये ढेर सारे सेल से मिलके बने होते हैं और ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे प्लांट है, ग्रुप ऑफ सेल मिल करके उनका जो है टिश्यू बनाया, एपिडर्मल टिश्यू, कॉर्टिकल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, फिर रूट बन गया, शूट बन गया और उसमें लीफ बन गए, स्टेम बन गए। तो अगर इनके ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो सेल हैं यूनिसेलर ऑर्गेनियम, तो आप देख सकते हैं एक एक सेल का बना हुआ है, लेकिन मल्टी सेलर हैं तो एक ग्रुप ऑफ सेल मिल करके उनका टिश्यू बना देंगे। टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एक ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू जो है मिल करके टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम मिल करके आर्गन बनाएंगे, आर्गन मिल करके आर्गन सिस्टम बनाएंगे और फिर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। इसको ऐसे समझिए, से मान लीजिए प्लांट है, प्लांट में ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू बनाए, एपिडर्मल टिश्यू बनाए, कॉर्टेक्स बना दिए, उसका ये जो है ग्राउंड टिश्यू बना दिए, फिर वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम बना दिए। तो ये जो है टिश्यू सिस्टम, ये टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम हो गए और टिश्यू सिस्टम मिलकर के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू मिलकर आर्गन बन गया, रूट बन गया, शूट बन गया और रूट माने रूट, जड़, तना, पत्ती मिलकर के फिर मल्टी सेलुलर प्लांट बन गया। ऐसे ही एनिमल में भी हैं तमाम सारे टिश्यू, इसको टिश्यू वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो है मिल करके आपस में इनका निर्माण करते हैं। अब टाइप ऑफ सेल, उसके न्यूक्लियस के आधार पर, न्यूक्लियस की संरचना कैसी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड है, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाद जो है एक सर्कुलर डीएनए है और उसी के अंदर वो जो है प्रोटोप्लाज्म के अंदर है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक माने लेस डेवलप्ड सेल, जिसमें न्यूक्लियस ही लेस डेवलप्ड हो। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस लेस डेवलप हो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। जितनी भी बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, माइकोप्लाज्मा हैं, वो प्रोकैरियोटिक है। इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, गाल्जी बॉडी नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और इनमें जो है इनका बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकान और लिपिड का बना होता है। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे में जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकान ही होता है, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकान होता है तो ग्लाइकोकैलिक्स वो तो जो है ग्राम पॉजिटिव होंगे, लेकिन जिसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान और लिपिड होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं।
इनका जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है। इनका मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के नीचे मेम्ब्रेन है जगह जगह फोल्ड हो जाती है, उसको म्यूकोसोम्स कहते हैं। उसका काम रिस्पिरेशन में मदद करना, डीएनए के रिप्लिकेशन में मदद करना, सेल डिवीजन में मदद करना, ये तमाम सारे कार्य को करते हैं। अब देख लीजिए बैक्टीरियल सेल है, ये इसका सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, यह प्रोटोप्लाज्म इसका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, केवल सर्कुलर डीएनए यहाँ पे है। और इसमें ये 70S राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ये इसका मतलब सेजवर्क सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो यह जो बैक्टीरियल सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, लेस डेवलप्ड है। अगर यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यू माने वेल डेवलप्ड, कैरियन माने न्यूक्लियस जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसके अंदर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यह देख सकते हैं गल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तमाम सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल आ गए। तो हमने एनिमल सेल ले लिया है, प्लांट सेल। यहाँ देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और यहाँ न्यूक्लियस बिल्कुल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा है, यहाँ वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया और सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज हैं। तो यह यूकैरियोटिक है, वेल डेवलप्ड है। लेकिन इसके पहले आपने देखा था वो बैक्टीरिया से प्रोकैरियोटिक था, तो वेल डेवलप्ड है। अमीबा, पैरामीशियम, प्लांट, एनिमल के सेल सभी वेल डेवलप्ड हैं। इसमें न्यूक्लियस, तो इनको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 80S राइबोसोम होता है इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब इसके बाद हमें देखें कि सेल के अंदर में ढेर सारे सेल ऑर्गेनीज होते हैं। तो सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में। यह सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में तो पेप्टाइडोग्लाइकान का लिपिड का बना होता है, लेकिन प्लांट सेल में यह सेलुलोज का बना होता है। कुछ फंगस है उसमें काइटिन का बना होता है, यह रिजिड होता है। प्लांट सेल में तो जगह जगह प्लाज्मा डिस्मेटा भी पाए जाते हैं जहाँ से एक्सचेंज या मटेरियल हो सके। और सेल वॉल के ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है जो साइटोप्लाज्म को सराउंड किए होता है। अब यह सेल मेम्ब्रेन कई तरह की होती है। अगर यह मटेरियल को आने जाने दे, परमिएबल हो तो परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे, और कुछ मटेरियल को जाने दे आने दे, कुछ को न, तो उसको सेलेक्टिव परमिएबल कहेंगे। और केवल वाटर मालिक्यूल को पास करने दे तो उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है डिफ्यूजन में, गैसों को, मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में यह सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे हमने सांस लिया, ये ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कैसे सेल में आएगी। यहाँ इसकी जो मेम्ब्रेन है यहीं से डिफ्यूज होकर, चूँकि यहाँ एल्वियोलाई में ज़्यादा है ऑक्सीजन तो यहाँ चली आई, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो डिफ्यूज होकर यहाँ चली गई। तो ये डिफ्यूजन द्वारा एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जो है हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में ज़्यादा है लंग्स के, तो मेम्ब्रेन से ज़्यादा सेल के अंदर आ गया, और यहाँ पे ब्लड में ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड तो चला है एल्वियोलाई में। तो यह एक्सचेंज में मदद करते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन मदद करती है। अब डिफ्यूजन में तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। जैसे आप पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा सेफ्रानिन डाल दें, सेफ्रानिन पूरे पानी में फैल जाएगा, देखते हैं डिफ्यूजन हो जाता है। और इस तरह से आप घर में देखते हैं कैंडल जलाते हैं, उसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है, तो डिफ्यूजन ही हो रहा है यहाँ पे। यह जो है कलर भी पानी में डालें तो फैल जाता है, डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन एक प्रक्रिया होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अलग है। ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किशमिश डाला, तो किशमिश डाला तो पानी क्या किया, पानी यहाँ ज़्यादा है और यह डाइल्यूट है, किशमिश के अंदर चीनी ज़्यादा है, और ये पानी इसके किशमिश के अंदर आ गया, इंडोऑस्मोसिस हो गया, और ये किशमिश पूरी तरह फूल गई। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल पास करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, वाटर जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर, माने जहाँ किशमिश में पानी कम है बाहर ज़्यादा है तो आ गया। लेकिन रियल डिफिनीशन कहें तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन। तो बाहर सोल्यूशन हल्का है लेकिन अंदर सोल्यूशन गाढ़ा है, तो पानी हल्के सोल्यूशन से गाढ़े सोल्यूशन की ओर जाएगा। लेकिन अगर 9 के बुक में देखें तो लिखा है पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर जाएगा। तो यहाँ पानी ज़्यादा है, चला आया किशमिश के अंदर। तो इंडोऑस्मोसिस की वजह से किशमिश पूरी क्या हो गई बच्चों, फूल गई, स्वेलअप हो गई। अब सोल्यूशन 3 तरह का होगा।
एक तो हाइपोटॉनिक हो गया, जैसे यहाँ पानी एकदम हल्का है, केवल पानी है, इसमें कोई साल्ट नहीं डाला गया है, चीनी नहीं डाला है, हल्का है तो हाइपोटॉनिक हो गया। तो पानी हाइपोटॉनिक से हाइपरटॉनिक की ओर आएगा। और किशमिश के अंदर में गाढ़ा है तो हाइपरटॉनिक है, या हल्का है तो हाइपो है, तो हाइपो से हाइपर की तरफ आ गया, इंडोऑस्मोसिस हो गया। हाइपर का मतलब गाढ़ा, जैसे कि 2 बीकर ले लें, उसमें पानी 100 ml ले लें, एक बीकर में खाली पानी रह दें, एक में 50 ग्राम चीनी डाल दें, जिसमें चीनी डालें वो हाइपरटॉनिक हो गया, जो खाली पानी हाइपो है। और दूसरे वाले में 10 ग्राम चीनी डालें, एक में 50 ग्राम, तो जो 10 ग्राम वाला है वो सोल्यूशन हल्का है तो हाइपोटॉनिक हो गया, और जिसमें 50 ग्राम है वो गाढ़ा है तो हाइपरटॉनिक हो गया। तो हाइपो माने हल्का सोल्यूशन, हाइपर माने गाढ़ा सोल्यूशन। लेकिन दोनों तरफ के सोल्यूशन बराबर कंसंट्रेशन में है तो उनको हम कहते हैं आइसोटॉनिक सोल्यूशन। आइसोटॉनिक का सोल्यूशन की कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है हमारी, उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.7%। अगर रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन 0.7% है और इसमें हम पानी में इसको डालेंगे तब क्या होगा? तब तो अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हाइपोटॉनिक ये रेड ब्लड सेल है, इसको हम पानी में डाल दिया तो पानी हल्का है तो इसके अंदर ही पानी आ जाएगा, इसके अंदर पानी आएगा तो इंडोऑस्मोसिस हो जाएगा, स्वेलअप करेगी, और ज़्यादा पानी आएगा तो फूट भी सकती है। और हाइपरटॉनिक माने गाढ़ा है, बाहर गाढ़ा है, अंदर हल्का है, तो आरबीसी का ही पानी बाहर निकल जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, पूरा आरबीसी का पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर ही ये जो है पानी बाहर गाढ़ा है, अंदर मान लीजिए 0.7% आरबीसी, हमने यहाँ पे 5% सोल्यूशन ले लिया तो ये पानी बाहर निकल जाएगा और देखिए ये श्रिंक कर जाएगी। लेकिन दोनों अगर 0.7% सोल्यूशन भी ले लिया बाहर और 0.7% इसके अंदर भी कंसंट्रेशन है तो इसके कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए स्वेलअप हो रही है, क्योंकि 0.7% यहाँ है और पानी बाहर हल्का है तो पानी अंदर आ जाएगा, स्वेलअप हो जाएगी। ज़्यादा देर तक रखेंगे तो आरबीसी फूट भी सकती है, ब्रस्ट भी कर सकती है। जैसे बैलून में हवा भरते जाइए तो बैलून क्या करेगा? बैलून तो फूटेगा ही फूटेगा। तो इसे ये है। तो हाइपोटॉनिक में रखने से स्वेलअप होगा और हाइपरटॉनिक में रखने से सेल क्या होगी? श्रिंक कर जाएगी। और आइसोटॉनिक में रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो इसी तरह से हम एग का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक एग ले लीजिए और एग को क्या करेंगे, उसका खोल हटाने के लिए डाइल्यूट HCl में डाल दीजिए, थोड़ी देर में खोल कैल्शियम कार्बोनेट की गल जाएगी। इसके बाद एग के अंदर से कंटेंट को निकाल दीजिए, उसका मेम्ब्रेन ले लीजिए। मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, पहले तो एग को ले लिए, थोड़ा सा उसका वो कर दीजिए, छेद बना करके पूरा कंटेंट निकाल दीजिए। अब उसको HCl में डालेंगे तो उसका सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाएगा, मेम्ब्रेन मिलेगी। मेम्ब्रेन को एक ग्लास की पाइप में बांध करके उसमें चीनी का घोल डाल दीजिए, चीनी का घोल डाल के उसको लटका दीजिए। अब देखेंगे पानी में तो पानी बाहर हल्का है तो मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर आने लगेगा और पाइप में जो ट्यूब बांधे थे उसमें पानी का लेवल क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। या फिर आप ऐसा न कर सकें तो डायरेक्ट एक को ले लीजिए, एक को लेके HCl में डाल दीजिए। डालने के बाद क्या करिए कि उसका खोल हट जाएगा। इसके बाद अगर उसको एक को चीनी के घोल में डालेंगे तो श्रिंक कर जाएगा, पानी में डालेंगे तो स्वेलअप कर जाएगा। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। अब मेम्ब्रेन किसकी बनी है? मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, बाईलिपिड लेयर। तो 2 लेयर अपर एंड लोअर, पेरिफेरल लेयर प्रोटीन की होती है, बीच में फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती है, वो ग्लाइकोकाइलिक्स होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड लेयर का बना होता है। अब सेल के अंदर मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब देखिए सेल को कुछ ग्रहण करना है तो यहाँ पे मान लें पार्टिकल है, फूड है, अब ये इंगल्फ करके इंसर्किल करके अपने ने ग्रहण कर लिया तो इसको कहेंगे इंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर ले लिया तो क्या कहेंगे? इंडोसाइटोसिस। और यहीं अब सेल के बाहर निकाल दिया तो क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस। ले लिया, पचाया, और जो नहीं पचने लायक है उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया, तो एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। अब यहाँ देखें सेल में एक और प्रक्रिया होती है प्लाज्मोलिसिस की। मान लीजिए ओनियन पील का ही स्लाइड बनाया आपने और उसमें थोड़ा सा चीनी का घोल या नमक का घोल डालें तो पूरा उसका जो है बाहर में काढ़ा हो गया तो अंदर का पानी बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म उसका श्रिंक कर जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी। देखिए अब इसके ऊपर में बाहर गाढ़ा घोल डाल दिया गया साल्ट का तो ये श्रिंक करके देखिए
पानी साइटोप्लाज्म से बाहर निकल गया, श्रिंक कर गई एकदम, इसको प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। फिर इसको पानी से धो देंगे, इसके अंदर पानी आ जाएगा तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो श्रिंकिंग ऑफ सेल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। तो हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। रियो के लीफ के सेल को लेंगे, उसको उसके ऊपर साल का घोल डालेंगे, वो अपने आप श्रिंक कर जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा। फिर इसको पानी से धो देंगे तो फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड मटेरियल होता है सेल के अंदर। इसके अंदर तमाम सारे सेल ऑर्गेन, जैसे एक तालाब में पानी होता है तो उसमें एल्गी हैं, तमाम एनिमल हैं, कीड़े हैं, सब जीवित रहेंगे। पानी सूख गया सब खत्म हो जाएंगे। उसी सेल के अंदर जितने सेल ऑर्गेनिल्स हैं, जब तक साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। मीडियम प्रोवाइड करता है उनको वर्क करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए, गैसेस के लिए। और सेल के अंदर एक डायरेक्टर होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है? यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। और न्यूक्लियस जो है कंट्रोल करता है सेल के फंक्शन को। इसको जो है कौन खोजा था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन, वही क्रोमोजोम कहलाता है बाद में। क्रोमोजोम किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। अगर अब आप देखिए कुछ एक्टिविटी हम देख सकते हैं सेल को, अगर हमें देखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्याज ले लेंगे, प्याज का एक लीफ ले लेंगे, उसको जस्ट प्रेस करेंगे, टूटेगा तो पतली सी झिल्ली निकल के आएगी। उस झिल्ली के छोटे से टुकड़े को, पील को, ओनियन पील को सेफ्रानिन से कलर कर लेंगे। इसके बाद एक ड्रॉप ग्लिसरीन रखेंगे स्लाइड पे मिडिल में, और फिर इस कलर स्टेन के हुए मटेरियल को रखेंगे, कवर स्लिप से रखेंगे। फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो तमाम सारे देख रहे हैं सेल, छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं। सेल वाल है इसके अंदर, सेल में मिले ना। और यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ओनियन पील सेल है, प्याज के सेल हैं, तो इनको हम सेफ्रानिन से कलर करते हैं। मिथाइल ब्लू से तो कलर करते हैं किसको? एनिमल सेल को, और इयोसिन से भी। तो हम अपने चिक के, कभी कभी चना उना खाते हैं, गन्ना चुभते हैं तो अंदर से कुछ सेल के मेम्ब्रेन टूट के आ जाते हैं, तो चिक सेल को निकाल लेते हैं टूथपिक से। अब इसको हम मिथाइल ब्लू से कलर करें, न्यूक्लियस दिखाई देगा या पूरी सेल दिखाई देगी। तो एनिमल सेल को हम मिथाइल ब्लू और इयोसिन से कलर करते हैं, स्टेन करते हैं, और प्लांट सेल को सेफ्रानिन से। और जो हमारा क्रोमोजोम होता है उसको एसीटोकार्मीन से स्टेन करते हैं, सब याद रखिएगा। और क्रोमोजोम हमारा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, तो बिल्कुल उसके चारों तरफ लिपटा रहता है। देख सकते हैं यह क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में यह डीएनए है और यह हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा रहता है। जैसे बहुत बड़े ऊल को जो है हम गोला बना के रख सकते हैं, वैसे ही यह डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपट करके हम क्रोमोजोम के रूप में सेल के न्यूक्लियस में रख सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है बच्चों। यह ट्यूबुलर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होकर के साइटोप्लाज्म में पूरा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसकी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए इनको रफ कहते हैं। यह प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। और कुछ की सतह पर राइबोसोम नहीं होते, वो स्मूथ होते हैं। जैसे देखिए इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं तो स्मूथ है, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सतह पर गोले गए दाने 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 राइबोसोम है, ये देखिए यहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड की सिंथेसिस करता है। इनकी सतह पे छोटे छोटे दाने राइबोसोम है, यह प्रोटीन का सिंथेसिस में मदद करता है। इनकी लिपिड और प्रोटीन दोनों मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं, हार्मोन बनाने के काम आते हैं, एंजाइम बनाने के काम आते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स के मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। और यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है। और इसके बाद देखिए यह गाल्जी बॉडी है। गाल्जी बॉडी क्या? ये गाल्जी बॉडी जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल लिपिड और प्रोटीन बनते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है गाल्जी, कैमिलो गाल्जी ने की। और इसके अंदर प्रोसेसिंग होता है लिपिड और प्रोटीन का, यहीं से एंजाइम और हार्मोन बनते हैं। और ग्लैंड भी यहाँ से, ये जो है ग्लैंडल पार्ट में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जो है गाल्जी बॉडी से लाइसोसोम भी बनते हैं, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। और देखिए कैमिलो गाल्जी ने, ये गाल्जी अपरेटस की खोज की, सिस्टर ने है। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे सेक्रेटरी मटेरियल निकल, इसके अंदर स्टोरेजिंग पैकेजिंग होता है।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कुछ बनता है वह स्टोरेज पैकेजिंग का काम कौन करते हैं? गोल्जी बॉडी करते हैं। तो इसका मेन काम स्टोरेज पैकेजिंग का है। इसके अलावा जो है ये लाइसोसोम का भी निर्माण करते हैं। प्लांट सेल में चूँकि सेंट्रोसोम नहीं है तो ये सेल डिवीजन में भी भाग लेते हैं। और जहाँ तक हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो यह जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड तो बनाते ही हैं, इसके अलावा ये जो है डिटॉक्सिफाई लीवर के सेल में डिटॉक्सिफिकेशन में, टॉक्सिक केमिकल की डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करते हैं। और गोल्जी बॉडी यह जो है स्टोरेज पैकेजिंग का काम करता है। जितना भी मटेरियल बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका स्टोरेज पैकेजिंग लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। सिक्रीटरी सेल्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्रोसोम का भी निर्माण करते हैं स्पर्म के ऊपर में। और ग्लैंड्स में जो है ये एंजाइम हार्मोन बनाने के काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन बनवाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम बनवाते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यह जो है सबसे पहले गोल्जी ऑपरेटर्स की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। इसको सिल्वर नाइट्रेट से इन्होंने स्टेन करके इसको देखा था और इसके बारे में स्टडी किया और बताया। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से ही बनते हैं और ये लाइसोसोम में पैरालिटिक एंजाइम होते हैं। यह सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल काम नहीं करता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो सेल काम नहीं करती उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। कोई अननेसेसरी मटेरियल सेल के अंदर आ गया उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये लिविंग सेल के अंदर फूट जाते हैं तो लिविंग सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। इसका खोज डी डब्ल्यू ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन, बाहर की मेम्ब्रेन तो स्मूथ होती है लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? थोड़ी उभरी होती है, फिंगर लाइक, तो इसे किस्टी कहते हैं। किस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है मेटाबोलाइट्स का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और यहाँ जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ सिंथेसाइज होता है, केमिकल एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी का उपयोग हमारे सेल करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होते हैं 70S, और इसमें डीएनए भी होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें ये अपने ज़रूरत के कुछ प्रोटीन को खुद बना लेते हैं। अल्टमान बेंडा ने इसकी खोज की थी। इसके बाद प्लास्टिड क्या है? ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट तो हरा होता है, ये ग्रीन पार्ट में होता है जैसे हरे तने में, लीव्स में, और यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भोजन बनाने का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, और यह फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है और इसके अंदर में 70S राइबोसोम होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट पके हुए फलों में और कलर्ड फ्लावर के पेटल्स में होते हैं, और यह कलर्ड होते हैं। और ल्यूको, जैसे टोमेटो है, चिली है, पहले हरा होता है टोमेटो, चिली, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, जब बाद में पकने लगता है तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। तो हरे रंग का है क्लोरोप्लास्ट, कलर्ड है क्रोमोप्लास्ट, और बिना कलर के ल्यूकोप्लास्ट। जैसे पोटैटो वगैरह में, गेहूं में, चावल में, इसमें ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, भोजन को स्टोर करते हैं। जैसे स्टार्च के रूप में एमाइलोप्लास्ट स्टार्च सेक्रेट करता है, एलुरोप्लास्ट जो है प्रोटीन को, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है, ये स्टोरेज का काम करते हैं फूड को। तो ल्यूकोप्लास्ट में एमाइलोप्लास्ट है, स्टार्च को स्टोर करते हैं, पोटैटो वगैरह में है, राइस में, व्हीट में। और इसके अलावा जो है प्रोटीनोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट उसको कहते हैं, यह जो है प्रोटीन को स्टोर करता है।
और इसका इलियोप्लास्ट आयल को स्टोर करता है, आयल सीज में पाए जाते हैं। बैक्यूल बहुत बड़ी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इसमें 50-90% जो है ये एरिया को प्लांट सेल में ऑक्युपाई करता है। प्लांट में बड़े होते हैं, एनिमल में छोटे होते हैं, नहीं भी एनिमल सेल में हो सकते हैं, लेकिन प्लांट में बड़े बड़े होते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स भरे होते हैं, मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, और यह जो है प्लांट सेल के को ज़रूरत पड़ने पर वाटर देते हैं, सप्लाई करते हैं, और यह जो है उसके रिजिडिटी को भी मेंटेन करते हैं, और इसमें शुगर, एमाइनो एसिड, प्रोटीन आदि स्टोर भी होते हैं। अमीबा वगैरह ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अब यहाँ देख लीजिए बैक्यूल, प्लांट में बहुत बड़ी बैक्यूल है, तमाम बैक्यूल है, देख रहे हैं बैक्यूल है ये जो है प्लांट सेल में। और यहाँ पे अब राइबोसोम तो बहुत ही प्रोटीन सिंथेसिस का केंद्र है। हमने बताया था कि बैक्टीरिया सेल में 70 राइबोसोम होते हैं, वो 2 यूनिट से मिलकर होना, तो 50-30, इसको जोड़ना नहीं तो 80 हो जाएगा। ये सब यूनिट अलग अलग हैं। सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट, जैसे तमाम सारे मिट्टी के टुकड़े ले लें, कागज़ के टुकड़े ले लें, और स्टोन ले लें, पानी में इसे डाल के घुमा दें, फिर छोड़ दें पानी से, तो जो भारी है सबसे नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का है ऊपर। वैसे ही राइबोसोम को जब सेजबर्ग ने सेडिमेंटेशन कराया, तो उनके सेडिमेंटेशन के आधार पर 70s-80s कहा। 70s में 30s-50s 2 सब यूनिट होते हैं, और 80s में 60s-40s के 2 सब यूनिट होते हैं। ये दोनों सब यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन से जुड़े होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। अब इसके बाद जो है सेंट्रोसोम ये एनिमल सेल में होता है बच्चों। यह सेंट्रियोल का बना होता है, कार्टोविल लाइक स्ट्रक्चर है, और यह जो है सेल डिवीजन में मदद करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेल ग्रो करती है, डिवाइड करती है और डाटा सेल बनाती है। सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियासिस। जो सोमेटिक सेल होता है, जैसे पौधे का जड़, तना, पत्ती, उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 256, ऐसे 128, 256 ऐसे बनते जाते हैं। तो सोमेटिक सेल जितने, उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे यहाँ पे क्रोमोजोम जब सेल डिवाइड हुआ तो क्रोमोजोम संख्या डाटा सेल में उतनी ही रहेगी, जैसे 1 सेल है। अब यहाँ पे क्रोमोजोम डिवाइड हुआ, फिर सेल डिवाइड है, तो दोनों में 2-2 क्रोमोजोम यहाँ पे हैं, देखिए, और 2 सेल बन गए। तो यह सेल के ग्रोथ में, एनिमल के ग्रोथ में, प्लांट के ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ टिश्यू में मदद करते हैं, सोमेटिक सेल में होते हैं। और यहाँ पे जो मियासिस डिवीजन है, इसमें 1 सेल से 4 सेल बनते हैं, लेकिन क्रोमोजोम की संख्या यहाँ पे आधी हो जाए, जैसे कि यहाँ 4 क्रोमोजोम है तो यहाँ 2-2 रहेंगे केवल। तो यह रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं। जैसे कि फ्लावर बनता है, प्लांट में फ्लावर बनता है, उसमें पालन ग्रेन बनना है, तो पालन ग्रेन के लिए पालन मदर सेल में मियासिस डिवीजन होगा, ताकि अगर प्लांट में अगर 12 क्रोमोजोम है तो उसके मेल गैमीट में 6 हो जाए, ताकि मेल और फीमेल गैमीट 6-6, 12 फिर से हो जाए। तो क्रोमोजोम की संख्या आधी हो जाती है, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद इंडिविजुअल में क्रोमोजोम संख्या उनके पेरेंट सेल के बराबर रहे। तो माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोजोम की संख्या बराबर रहती है सेल में, और 1 सेल से 2 सेल बनते हैं। तो ये मियासिस डिवीजन जो है गैमीट सेल में होता है। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा सेल के आप बहुत सारे, इस तरह से आपने देखा कि सेल डिवीजन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेल डिवीजन से सेल की संख्या बढ़ेगी, तभी ग्रोथ होगा, रिपेयर होगा प्लांट एनिमल में। और जब रिप्रोडक्शन का समय आएगा तो जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें सेल डिवीजन भी होगा, सेल डिवीजन होकर गैमीट बनेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर नए इंडिविजुअल का निर्माण होगा। तो सेल आपने देखा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। इस तरह से हम सेल के बारे में ढेर सारी जानकारी लिए, आपने ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते लिखते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। सब